जोडणार त्यासाठी अजितदादांनी देखील असा विरोध केलेला, त्याच्या पद्धतीचं ट्विट देखील केलं. असं आहे की कुंभमेळा हा आपल्या सगळ्यांकरता महत्त्वाचा आहे, त्याचवेळी पर्यावरणही महत्त्वाचं आहे, झाडंही महत्त्वाची आहेत. आणि मी असेल, शिंदेसाहेब असतील किंवा अजितदादा असतील, कोणाचंच हे मत नाही की अशा प्रकारची झाडं तोडली गेली पाहिजेत. मात्र याच्यामध्ये एक गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल, प्रयागराजचा कुंभमेळा ज्या ठिकाणी होतो तिथे 15,000 हेक्टर जागा आहे आणि आपला कुंभमेळा ज्या साधुग्रामला शतकानुशतक होतोय तिथे फक्त 300-350 एकर जागा आहे. 15,000 हेक्टर आणि 350 एकर. आणि ही जी काही झाडं आहेत, आपण जर 2015-2016चा गुगल मॅप बघितला त्यातलं कुठलंच झाड आपल्याला दिसत नाही. ज्यावेळेस महाराष्ट्र सरकारने 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम घेतला त्या काळात नाशिक महानगरपालिकेने विचार करून ही झाडं लावली, कारण ती रिकामी जागा होती. 12 वर्षात आपण एकदाच ती वापरतो. आता ज्यावेळी तिथे साधुग्रामचा विचार झाला त्यावेळी साधुग्राम तिथे तयार करता येत नाही, कारण डेन्स अशा प्रकारची झाडं झालेली आहेत. आणि म्हणून आता हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. आता त्या संदर्भात मार्ग काढून कमीत कमी त्यातली झाडं कशी आपल्याला कापता येतील किंवा कापूच नयेत, जी काही थोडी बहुत रिप्लांट करता येतील ती रिप्लांट करावी, जास्तीत जास्त झाडं वाचवावी, अजून काय अल्टरनेटिव्ज आहेत, अशा सगळ्या गोष्टीचा विचार आता त्या ठिकाणी चाललेला आहे. मला एवढंच वाटतं की विनाकारण या संदर्भात ॲक्टिव्हिजम करणं काही लोकांनी सुरू केलं आहे. काही लोक पर्यावरणवादी बनलेले आहेत, म्हणजे पर्यावरणवादी जे असतील त्यांच्याबद्दल मला फार त्यांच्याबद्दल आदर आहे, पण काही लोक राजकीय कारणाने देखील पर्यावरणवादी बनलेले आहेत. त्यांना माझं एवढंच म्हणणं आहे की कुंभमेळा हा निसर्गाशी साधर्म्य साधणाराच आपल्या संस्कृतीचं एक प्रतीक आहे. त्यामुळे यातनं आम्ही अशा प्रकारचा मार्ग काढू की ज्यातनं निश्चितपणे पर्यावरणाचाही ऱ्हास होणार नाही. पण काही लोकांना असं वाटतंय की कुंभमेळ्यात अडथळेच यावे, अशा लोकांना मात्र मी सांगतो की अडथळे आम्ही येऊ देणार नाही. केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय की आतापर्यंत पावसामुळे झालेल्या नुकसानाचा अहवाल अद्यापही केंद्राला दिला नाहीये, केंद्राकडे मदत मागितली नाही महाराष्ट्र सरकारने. पुन्हा एकदा आपल्याला सांगतो की जी प्रश्न उत्तरं येतात ही 35 दिवस आधी सबमिट केलेली प्रश्न उत्तरं असतात. केंद्र सरकारने आपला त्या ठिकाणी जो काही अहवाल आहे तो केंद्राला गेलेला आहे. केंद्र सरकारने टीम देखील पाठवली, 2 वेळा टीम आपल्याकडे येऊन गेली. त्या टीमने त्या संदर्भातला अहवाल दाखल केलेला आहे आणि आता आपला अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र इन्फ्रास्ट्रक्चरचं जे नुकसान झालं त्या संदर्भात केंद्र सरकारने सांगितलं होतं की आमची टीम नंतर येईल, आधी कृषीची टीम येऊन जाईल. त्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या संदर्भात जे काही नुकसान झालं आहे त्याची जी मदत आपल्याला घ्यायची आहे त्या संदर्भात त्यांची टीम अद्याप आलेली नाही. ती पुढच्या आठवड्यात अपेक्षित आहे. ती टीम आल्यानंतरच त्याचा अहवाल जाईल. कृषीच्या संदर्भातला आपला अहवाल गेलेला आहे. आता काय दिसतंय इकडे? आता काय म्हणजे काय काम नसतं तरी फक्त हसत राहायचं असं काय? अरे तुम्ही सगळे प्रश्न तुमचे, उत्तर तुमची, पतंग पण तुम्हीच उडवता. देखिए, तपोवन के संदर्भ में मेरा मत, शिंदे जी का मत, अजित पवार जी का मत और सरकार का भी मत यही है कि झाड़ों को काटना ठीक नहीं है, कम से कम झाड़ उसमें से कटने चाहिए. लेकिन इसकी वास्तविकता भी हम लोगों को समझ लेनी पड़ेगी कि महानगर पालिका ने यह निर्णय क्यों लिया. तो प्रयागराज का जो कुंभ मेला होता है उसके लिए कुल 15,000 हेक्टेयर जगह है. यहाँ पर जो कुंभ मेला होता है और जो साधुग्राम नासिक में हमारा लगता है उसमें 300-350 एकड़ जगह है. इसलिए नासिक चूँकि एक ऐसा शहर है कि जहाँ हमारा रामकुंड भी बिल्कुल शहर के बीचों बीच आता है और उसके पास ये साधुग्राम हमको करना है, उस दृष्टि से वहाँ दूसरी जगह भी नहीं है. और अगर इस जगह के आप 2015-16 के गूगल इमेजरी देखेंगे तो आपको ये झाड़ नज़र नहीं आते. ये झाड़ मूल रूप से जो लगे हुए हैं, ये जिस समय 50 करोड़ की झाड़ लगाने की मुहिम हमारी पिछली सरकार में हुई थी
उस समय महानगर पालिका ने निर्णय किया कि ये 12 साल जगह खाली रहती है, तो खाली जगह थी तो वहाँ पर उन्होंने पेड़ लगाए। बहुत अच्छा काम महानगर पालिका ने भी उस समय किया, पेड़ लगाना अच्छी बात थी। लेकिन अब जिस समय साधुग्राम बनाने का समय आया तो ध्यान में आया कि वो पेड़ों के कारण वहाँ पर साधुग्राम बनाना कठिन है, इसलिए उन्होंने फिर पेड़ों को काटने का निर्णय किया। लेकिन हम लोगों ने भी उनको एडवाइस किया और हमको भी ऐसा लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर पेड़ काटना उचित नहीं है। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि इसको कम से कम कैसे करें और काटने की जरूरत न पड़े। अभी हम लोग जो बिल्कुल बेयर मिनिमम जो पेड़ हम लोगों को रिलोकेट करने हैं उसको आज आप प्लग आउट करके हम रिलोकेट कर सकते हैं, तो उस प्रकार से सेम सॉइल में भी हम लोग उसको रिलोकेट कर पाएंगे। तो उस प्रकार से उन्होंने प्रयास करना चाहिए। कंसल्टेंट्स को जो इस क्षेत्र में बोटेनिस्ट जो है या फॉरेस्ट विभाग के जो लोग हैं इनसे कंसल्ट करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने उनको कहा हुआ है। मेरा इतना ही कहना है कि इस पर जो राजनीति हो रही है वो राजनीति बहुत गलत है, क्योंकि कुंभ मेला एक हमारी बहुत ही प्राचीन ऐसी सनातन परंपरा है और कुंभ मेला ये एक प्रकार से हमारा जो एक पर्यावरण के साथ, निसर्ग के साथ हमारा एक जो रिश्ता है, इस रिश्ते को व्याख्यात करने वाला है। इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि कुंभ मेले में हम पर्यावरण का ह्रास करें। उल्टा इस कुंभ मेले के निमित्त से हम लोगों ने क्लीन गोदावरी कार्यक्रम हाथ में लिया है और गोदावरी को पूरा साफ हम लोग कर रहे हैं, प्लांटेशन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो आवश्यक है वो किया जाएगा, लेकिन अनावश्यक किसी को भी पेड़ काटने नहीं दिए जाएंगे। लोकल बॉडी इलेक्शन में जो तनाव खासकर कल नजर आया, जिस तरह के राजनीतिक समीकरण थे, कहीं तो बीजेपी राष्ट्रवादी से या शिंदे राष्ट्रवादी से लड़ता हुआ नजर आया। सवाल अब क्या किया जाए ये भी कि 21 तारीख को काउंटिंग होनी है, इसके दिन ईवीएम रखी जा रही है, वो भी एक लॉकडाउन का बड़ा समस्या होता है। कभी से सुरक्षा की मांग रखता है कल और बात। देखिए, पहली बार तो बात तो ये है कि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसलिए हम तीनों पार्टियों ने यह तय किया कि जहां जहां कार्यकर्ता प्रबलता से चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां कार्यकर्ताओं को लड़ने दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी आखिरी इकाई है शहरों में। और कार्यकर्ता हमेशा कहता है कि भाई आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, हमारे लिए आप कब करोगे। इसलिए हमने तय किया कि कार्यकर्ताओं को लड़ने दीजिए। हम तीनों नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रचार में भी गए। मैं मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मैं 10,000 वोट वाले शहर में भी गया, क्योंकि वहाँ कार्यकर्ता लड़ रहा था और इस माध्यम से लोगों तक हमारी बात पहुँचती है। इसलिए हमने इस चुनाव को ठीक ढंग से निभाया। और मुझे ऐसा लगता है कि इक्का दुक्का जगह पर तनाव हुआ, मैं नहीं कहता, लेकिन वो छोड़कर ओवरऑल कहीं पर भी तनाव नहीं दिखा। ये पीसफुली हुआ, क्योंकि हमने अपने अपने कैडर्स को कहा था कि भाई कहीं पर अगर हम एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं तब भी हम एक दूसरे के शत्रु नहीं, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, हम लोग साथ में सरकार चलाते हैं, इसलिए इसको अलग ढंग से न लिया जाए। तो मुझे लगता है कि इस मामले में कोई किसी के मन में शंका नहीं है। और मैं आज भी कहता हूं कि आप देखिएगा, हम तीनों पार्टियां मिलाकर 75% जो नगर पालिकाएं हैं उस पर हमारा कब्जा होगा या हम लोग उसको जीतेंगे, तीनों पार्टियां मिलाकर। और अब ये तो ठीक है कि 21 तारीख का मतदान, अब उसके ऊपर तो मैंने उसके ऊपर मेरा भाष्य किया है कि बहुत ही गलत निर्णय है। लेकिन अब चूंकि न्यायालय का निर्णय और इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय होता है, दोनों को स्वायत्तता है, तो उस पर हम ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे पूछेंगे तो मुझे चुनाव डेफर करने का भी और जो काउंटिंग है उसको डेफर करने का, दोनों निर्णय मुझे ठीक नहीं लगे हैं, तो उस पर मेरा रिजर्वेशन है ही। लेकिन मुझे लगता है अब पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आज ही मैं आपको बोल देता हूँ कि जैसे लोग हारेंगे 21 को काउंटिंग के बाद, जैसे हारेंगे वैसे ये लोग बताएंगे कि सरकारी पार्टी ने षड्यंत्र करके काउंटिंग को आगे बढ़ाकर ईवीएम कैसे बदल दिए। ये रिथॉरिक आने वाला है, ये एक प्रकार से उनका डायलॉग तय है। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का विश्वास है और इसलिए मैं तो आज अपील करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ किया है, सारी जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां हैं अपने 2-2 प्रतिनिधि ये जहां ईवीएम रखे हैं उसके बाहर खड़ा करें, 24 घंटा पहरा दे, हारने के बाद इसके ऊपर टिप्पणी न करें।